Okay, then welcome back to the class again. So I guess no doubts from the previous class. Great. So last time we had done till redox reaction, right? Now we will be moving on further. हम लोग आगे पढ़ेंगे and the next part is हम लोग क्या पढ़ें? केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, types of chemical reactions, right? Okay, so number 9, and that is crystallization. And what is left? Precipitation and crystallization. Okay. Precipitation reaction, ठीक है। ये दोनों के दोनों ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं या कुछ इस प्रकार के रिएक्शंस हैं, ये प्रेसिपिटेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, जो आप अभी इसको आप देख के नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शन जब हम लिख दें तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये है या क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन है भी कि नहीं है, या ऑलमोस्ट पता नहीं चलेगा। क्रिस्टलाइजेशन तो थोड़ा बहुत पता चल भी जाए, बट प्रेसिपिटेशन आपको यूँ ही पता नहीं चलेगा, समझ गए। तो प्रेसिपिटेशन पढ़ने के लिए या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको समझ में आए, इसके लिए जो है ना वो ये हायर स्टडीज़ का थोड़ा सा है। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ जस्ट ऑफ आइडिया, आपको एक छोटा सा केवल आइडिया देना है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। तब जा करके आपको समझ में आएगा। देखो प्रॉब्लम आपको तब समझ में आएगा। अभी देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब आप दो सॉल्युबल सॉल्ट्स ले लिए, ठीक है, दो सॉल्युबल सॉल्ट लिए और उन दोनों सॉल्युबल सॉल्ट को जब रिएक्ट करवाए तो आपको एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिला, ठीक है। जब आप दो सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं और दोनों के सॉल्युबल सॉल्ट के रिएक्शन की वजह से आपको एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलता है, देन वी से दैट द पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेट माने समथिंग विच कैन नॉट बी डिजॉल्व, समथिंग विच कैन नॉट डिजॉल्व, कुछ ऐसा जो घुल मिल नहीं सकता, वो आपको अलग रेसिड्यू की तरह मिल जाता है। एक ऐसा सॉल्ट जो आपको एक रेसिड्यू की तरह मिले विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइक विच कैन नॉट बी डिजॉल्व फर्दर क्या वो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा। Such type of reaction is known as precipitation reaction. Why? Because in this particular reaction we get a salt which is not dissolved, समझा, which is not dissolved, and we get it in the form of a precipitate. उसी को जो हम precipitate बोलते हैं, मतलब इस रिएक्शन में आपको एक precipitate मिलता है, that is why this reaction is known as precipitation reaction, ठीक है। And another salt is formed, दो सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से आपको एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। दो सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा। जैसे एग्जांपल बात करें तो एग्जांपल जैसे पोटेशियम प्लस आयोडीन विल गिव यू पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये दोनों सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जो मिला आपको ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट, दैट्स व्हाई दिस ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब देखो हम बोले कि आपको ये देख के समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर ये सिंपली हम रिएक्शन लिख देते, ठीक है, तो यू वुड हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई कि ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है कि नहीं, ये आप पता नहीं कर पाते, ठीक है। इसको पता करने के लिए एक टेबल पढ़ा जाता है जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी टेबल, ठीक है, सॉल्युबिलिटी टेबल, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, समझ गए। इसलिए हम बोले कि इसको सॉल्युबिलिटी टेबल जो पढ़ते हैं, जिनको समझ में आता है वही पता कर पाएंगे कि ये जो है वो प्रेसिपिटेट मिलेगा कि क्या मिलेगा, यूँ ही पता नहीं चलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम का भी कोई चीज़ है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ गए। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हाँ भाई इस नाम का भी कोई बंदा है हमारे क्लास में, समझ गए। वो क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, वो कोची उन्हें क्या कर, उससे हमको अभी लेना देना नहीं है। बिकॉज उस अगर इतना लेना देना रहेगा तो आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विद द पर्टिकुलर पर्सन, राइट। उसी प्रकार से आपको इसको थोड़ा गौर से और डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है।
इसलिए लोड मतलब यू जस्ट हैव अ रफ आइडिया कि हाँ ऐसा नाम का कोई बंदा हमारे क्लास में है, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा ज़्यादा कर लोगे तो 2 एग्जाम्पल देख लो, आपके बुक में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, समझ गए? एनसीईआरटी बुक में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। क्लियर? एक हम बता दिए, वो देख लेना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? एक और बता देते हैं अगर ऐसा है तो, जैसे Ag प्लस क्लोरीन विल गिव यू AgCl। तो ये जो AgCl मिलता है सिल्वर क्लोराइड, ये भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, समझे? हम बोले ना ऐसे नहीं पता चलेगा। जब तक आप सॉल्युबिलिटी टेबल नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन प्रेसिपिटेट है कौन प्रेसिपिटेट नहीं है, बुझे? यूं ही नहीं पता चलेगा। इसलिए आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि आप केवल एक रफ आइडिया रखिए कि हाँ ये ऐसा ऐसा नाम का कुछ है, इसमें ये होता होगा, ये होता है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुमको ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है तो डेफिनेशन बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल, समझ गए? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब क्या समझते हो वो लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल दे देना, बात खत्म, समझ गए? आइडेंटिफाई करने तो बिल्कुल ही नहीं आएगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये आपको बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, आइडेंटिफाई तभी करने देगा जब आपको उसके स्टेट्स नीचे बता दे। जैसे यहाँ पे स्टेट्स नीचे बता दे कि ये किस फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे अगर लिख देता है AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिलेगा, ऐसा लिख देता, तब आप बोलिएगा दैट पर्टिकुलर केस आप बोल सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब जब तक वो आपको बताएगा नहीं कि ये जो सॉल्ट है ये प्रेसिपिटेट है, तब तक वो आपसे पूछेगा नहीं कि प्रेसिपिटेशन है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है, समझे? क्या नहीं बुझाया? क्लियर है? A reaction, it is a type of reaction in which 2 soluble salts are reacted to each other to give out an insoluble salt in the form of a precipitate. ठीक है? Since we get a precipitate over this reaction, that's why this particular reaction is known as precipitation reaction. Example में आप ये सारे छाप लीजिएगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं ना? यू जस्ट हैव टू कीप एन आइडिया, बहुत ज़्यादा इसमें लोड नहीं है वाला, ठीक? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, आई गेस, है ना? क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, ओके। आपको बता दें कि वंस अगेन ये भी आपसे जो है वो बहुत ज़्यादा अभी बनने की कगार पे नहीं है, ठीक है? यू जस्ट हैव टू कीप एन आइडिया कि इसमें क्या होता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक? क्लियर है? ओके। तो इसमें होता ये है, आपको बता देते हैं कि इसमें होता क्या। इसमें होता ये है कि आप एक लिक्विड सॉल्यूशन आप लेते हो, ठीक है? आप एक लिक्विड सॉल्यूशन लेते हो और उसका टेम्परेचर प्रेशर बदल बदल के या सर्टन एडिटिव आजकल डाले जाने लगे हैं। तो कुल मिला के मतलब बेसिकली हम जो उसका टेम्परेचर प्रेशर जो है वो चेंज करके या ऑल्टर करके क्या करते हैं कि आई ट्राई टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर लिक्विड इनटू अ सॉलिड स्टेट, ठीक है? सॉलिड स्टेट में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी एक लिक्विड को हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बाय वेरिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर में जो लिक्विड के अंदर में जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हैं, ये अपना एक पर्टिकुलर एक वेल डिफाइंड स्पेसिफिक ऑर्डर या वेल डिफाइंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट में वो लोग जो है अरेंज होने लगते हैं, तभी तो वो कन्वर्ट होंगे सॉलिड स्टेट में, अदरवाइज कैसे कन्वर्ट होंगे? दे स्टार्ट अरेंजिंग देमसेल्व्स इनटू अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है? इसको बोलते हैं लैटिस, याद है क्लास 9? जी, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है? तो ये जब हम समझ गए, ठीक, मुंह कान बनाने की जरूरत नहीं। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है? इट इज अ वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। मतलब कोई भी एटम एलिमेंट जो है वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़ते हैं, उसके जुड़ने की प्रक्रिया को या जुड़ने के तरीके को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। किस तरीके से वो जुड़ा हुआ है, किस तरीके का एंगल बनाया है एक दूसरे के साथ या कैसे, दैट इज़ क्रिस्टल लैटिस। तो जब वो क्रिस्टल लैटिस जब बनाते हैं, आई मीन वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में वो अरेंज होते हैं,
ठीक है, देन योर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड, सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ में आया कि नहीं। बट सॉलिड में भी आप देखिएगा तो इट वुड बी अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ सॉलिड विच वुड बी शाइनिंग इन नेचर, शाइनिंग नेचर का होगा, मीनिंग टू से दैट कि आपको ऐसा लगेगा जैसे क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको वो मिला है। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज टर्म्ड हैज़ बीन टर्म्ड एज क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। जैसे शुगर क्यूब्स, चीनी का जो क्यूब्स है आपको क्रिस्टल्स के फॉर्म में लगता है कि इट लुक्स लाइक क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन से उसको बनाया गया। नमक, नमक द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट टेबल सॉल्ट भाई सब्जी उब्जी में डालते हैं, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है कि नहीं। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि आपको जो है वो आपका सॉलिड जो आपको मिलेगा वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। दैट इज़ वाई दिस होल रिएक्शन हैज़ बीन टर्म्ड एज क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपको जो है वो नॉर्मल सॉलिड्स की तरह नहीं लगेंगे, जैसे कुर्सी, कुर्सी भी सॉलिड है लेकिन क्रिस्टल की तरह मुझे नहीं लग रहा, तुम लोग लग रहा कुर्सी लग रहा है क्रिस्टल के जैसा नहीं, लेकिन नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें जो वो क्रिस्टल्स की तरह आपको लगेंगी। आपको लगेगा क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन क्यों हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे या क्यों बताया गया, बिकॉज देयर इसका जो है आज के डेट में जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के साथ साथ हमारा जो डेली का जो यूजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा वाइटल तरीके से अभी ये अफेक्ट करता है। जैसे खाने के प्रोसेस में, क्या खा रहे हैं उसके प्रोसेस में, खा लिए तो पचने के प्रोसेस में, समझ रहे हो, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह जो बनते हैं दैट ऑल्सो गोज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद जो है जो आपको सब्सटेंस मिलता है दैट इज़ इन द प्योरेस्ट स्टेट, उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह नहीं मिलती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी दवा खाइएगा तो दवा आदमी सोचता है प्योर दवा खाएंगे ना, मिलावट किया हुआ दवा क्यों खाइएगा, समझिए। तो टू मेक श्योर कि प्योर दवा खा रहे हो, ठीक है, टू मेक श्योर, तो उसमें उसको जो है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से होकर के गुजारना पड़ता है। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो नहीं होगा यदि आपके सॉल्यूशन में या आपके लिक्विड स्टेट जो भी हमने कहा था उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ हैं, तो अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो फिर आपका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज प्रोसेस ही ऐसा है कि इम्प्योरिटीज़ को हटना ही हटना है, समझे। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही ऐसा है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ अपने आप ही हट जाएंगे, समझे। कभी देखे हो नमक के दाने में कुछ कीड़ा मकोड़ा टाइप का या फिर कुछ ऐसा चीज़ जिसको आप चुन के बाहर निकाल दें पैकेट में, यहाँ अब तुम डब्बा में डाल लिए और उसके बाद छिपकली घुस के मर गया तो उसका जिम्मेवार जो कंपनी वाला थोड़ी है, तो तुम्हारी गलती से मरा है, समझ गए। तो उस केस में जो बकवास नहीं करना है, हाँ एक बार मेरा डब्बा में छिपकली मर गया था तो उसको हम बाहर निकाल के फेंके थे, इट्स नॉट लाइक दैट, समझे। सो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आप बोल सकते हो कि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का ये बहुत ही उम्दा मेथड है जिसमें आपको प्योरेस्ट फॉर्म में चीज़ें मिल जाती हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्लियर है। सूतल रहती खाली एकदम। कितने बजे सोते तुम लोग घर में रात में? तो सोती ही क्यों है फिर? जाग जाया कर। नहीं कल दोपहर में ना ज़्यादा सो गए थे तो फिर नींद नहीं आ रहा। क्लास जाने के बाद सुतल कर, फिर यहाँ से जाने के बाद सुतो। हाँ तो पूरा मरा हुआ क्लास लग रहा है, एकदम पूरा मर गया एकदम। हम अपने इससे बढ़िया हम खुद का रिकॉर्डिंग कर लेते। घोंची सब एगो ही फिर ऐसे लग रही है हमको खाली। क्या बजे सोती थी रे? देखो आदत है इसको तब ना रहे। खैर, सो यू जस्ट हैव टू कीप एन आइडिया अबाउट क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन जैसे आपका प्रेसिपिटेशन का जस्ट आपको एक आइडिया रखना था, वैसे ही आपको इसमें बस सिर्फ एक आइडिया रखिए कैसे ऐसे चीज़ें होती हैं।
और कुछ नहीं, इसका टाइप वगैरह आपको पूछेगा नहीं। आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया, और कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? छाप लें, हो गया? फाइन, ओके। क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, इस टर्म से ना बहुत ज़्यादा आप कभी सुने होंगे, लाइक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने सुना होगा शायद। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नाउ नहीं, क्या है तुम लोग की ज़िंदगी? अरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ ऐसा देखे हो, CuSO4.XH2O, ऐसा कुछ, FeSO4.XH2O, ऐसा कुछ। तो ये जो XH2O होता है ये आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में मिलता है। खैर मटियाओ, जब देखे ही नहीं हो तो क्या ही किया जाए। ओके ग्रेट, आई क्लियर है? नाउ वी विल बी गोइंग ऑन थ्रू लिटिल बिट अहेड अगेन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक। एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके एप्लीकेशन जो है वो दो भाग में बटे गए हैं एप्लीकेशंस। पहला है आपका गुड एप्लीकेशन और दूसरा है हार्मफुल या बैड एप्लीकेशन, ठीक। गुड वाले में आप दो तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला लाइक रेस्पिरेशन और दूसरा कंबशन, ठीक। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन बोले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमें कुछ टाइप्स देखने, लाइक रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो ये हमारे रेस्पिरेशन में भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है, बिकॉज हम लोग कर क्या रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, राइट। और यही ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अलग अलग सेल्स में, अलग अलग जो है पार्ट्स में जा कर के रेस्पिरेट करता है, और उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के वजह से हमें हमारा जो है वो खाना जो है वो बर्न होता है। द फूड इज़ बर्नड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन केवल हमें फेफड़े फुलाने में काम नहीं आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आप जो खाना खाते हैं वो पचता कैसे है, वो ब्रेक डाउन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो खाना का ब्रेक डाउन नहीं होगा, और ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी। दैट इज़ वाई एनर्जी हमें मिलता है, बिकॉज हमने रेस्पिरेट किया, रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी बाहर मिला। दैट इज़ वाई रेस्पिरेशन इज ऑफन कॉल्ड एज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लोग ऐसा बोलते भी हैं, सुने हो, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पता सोच के देखिए, खाइए मत, ठीक है, खाली सांस लीजिए, खाओ मत, खाली सांस लो, और देखो तुम देखेंगे तुमको एनर्जी मिल रहा। तो उनका तात्पर्य यही है खाने की, आप खाए और आप सांस लिए, तो सांस लिए तो मैंने ऑक्सीजन आपने ऐड करवाया, जिसकी वजह से उसमें और खाना जो है वो बर्न करेगा। बर्न करने की वजह से खाना जो है आपको एनर्जाइज करेगा, खाना एनर्जी देगा। अदरवाइज बिना खाए भूखे पे प्यासे खाली सांस लेते रहोगे, ठीक है, सांप जैसे थोतना फुलाते रहो, करते रहोगे तो क्या फ़ायदा उसमें, खाना खाइए नहीं रहे हो तो उस केस में एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन क्या होगा? हाँ, ऑक्सीजन क्या होगा? खाली वही काम थोड़ी आओ काम होगा ना रे। जैसे आप दिन भर नहीं खाते हैं तो फिर भी ऑक्सीजन जो सांस लेके जिंदा रह सकते हो ना, भले सुस्त मरियल टाइप का पड़ रहोगे, मम्मी कुछ बोले पड़ रहा है, कुछ करोगे नहीं लेकिन जिंदा तो रहोगे ना। समझे? लेकिन सोचो खाली ठूस रहे हो और सांस नहीं ले रहे हो, तब ठूस भी नहीं पाओगे ढंग से बिना सांस लिए, समझे? तो इसके और भी यूजेस हैं रेस्पिरेशन के, हमें जो यूज़ पर्टिकुलरली फोकस करना है वो ये वाला,
कि ये खाने को जाकर के मिलता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, बर्न करता है, और बर्न करने की वजह से एक रिएक्शन होता है जिसके कारण एनर्जी का आउटपुट होता है। और सिंस की एनर्जी का आउटपुट होता है, दैट इज़ वाई वी कॉल रेस्पिरेशन टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी आउट हो, है ना? तो एनर्जी इन हो एनर्जी रिलीज करेगा तो नहीं कर रहा, ताकत नहीं मिल रहा। अब एनर्जी मैंने कोई चीज़ सोचती है, एनर्जी सब एनर्जी जो है उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। एनर्जी कैन बी इन एनी फॉर्म। लाइट इज ऑल्सो एनर्जी, साउंड इज ऑल्सो एन एनर्जी। क्लियर है? हमें जो एनर्जी मिलता है इससे हम क्या करते हैं? वी आर एबल टू डू सम वर्क, सम काइंड ऑफ वर्क। हम उससे काम जो है वगैरह कर सकते हैं। खाना खाए, पच भी नहीं किया तो खाली पेट लेके घूरते रहोगे यहाँ, अरे खाना पच नहीं रहा। यही पचेगा तो ही जाकर के वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, कन्वर्ट होगा। समझ में आया? और वो तब होगा जब आप सांस लें, रेस्पिरेट करें। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके। और दूसरा इसका गुड एप्लीकेशन है कंबशन का। भाई ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज़ आग नहीं लगा पाओगे, ठीक है? बिना ऑक्सीजन के आप कोई आग लगाइएगा, कुछ आग नहीं लगेगा, माचिस भी नहीं जलेगा जिससे तुम आग लगाना चाहते हो। समझ गए? तो ये मेरा कहाँ कहाँ काम आएगा? मान लीजिए कंबशन कराना है तो कहाँ काम आएगा? जैसे मान लो खाना बनाना है तो हमको लकड़ी जलाना है, कोयला जलाना है, बिना ऑक्सीजन के जो है वो सब नहीं होगा। यू विल हैव टू प्रोवाइड इट ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन का सप्लाई उसको मिलते रहना चाहिए, तभी जा करके उसको ये मिलेगा। और कंबशन मैंने आदमी बहुत लोग ये समझता है ना, कंबशन का मतलब लोग समझ लेता है लाइक कि फ्लेम। नहीं, कंबशन मैंने फ्लेम नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिना फ्लेम के साथ जलता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें फ्लेम के साथ जलेगा। जैसे आप लकड़ी उकड़ी देखिएगा तो लकड़ी में पहले फ्लेम आएगा, ठीक, उसके बाद जलल के बाद जो है वो फ्लेम बंद हो जाएगा, लेकिन वो आग तुमको देगा। आई मीन टू से दैट कि वो आपको अपना काम का जरूर कर देगा। जैसे कोयला में फ्लेम नहीं निकलता, लेकिन फिर भी अपना काम तो कर देता ना। वो जो काम करना है मेरे को वो काम कर देता है। लेकिन आप देखिएगा कि एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा जो हमारे घर में है, तुम लोग घर में गरीब है तुम लोग हैं? नहीं है तो फिर जाइए, मोदी जी बांट रहे हैं उधर। एक सिलेंडर देंगे, उसके बाद फिर तुम लोग खुद भराना है। बता रहे हैं क्या रेट चल रहा है सिलेंडर का? है 1150 रुपया हो गया है। 800 रुपये के चक्कर में घुसी हुई है, 1150 रुपया हो गया सिलेंडर। हाँ तो का 1150 रुपये में घर आग बना दिएगा का तो रखा ला? पहले तो 500 में देता नहीं जाने मन, पहले 300 में था। झूठ मत बोलो। तो पहले 500 में पता नहीं। बाप रे बाप, अच्छे दिन बस करो, बुरे दिन ठीक। 1150 रुपये का हो गया सिलेंडर। अब हम ट्यूशन पढ़ाने के बाद जंगल जाएंगे, लकड़ी काट के लाएंगे। सो फ्लेम आप देखिएगा इन दैट सिलेंडर एलपीजी गैस सिलेंडर जो हमारा, उसमें आप देखिएगा तो वो जब तक जलेगा तब तक फ्लेम के साथ जलेगा। समझे कि नहीं? तुम लोग का फ्लेम नहीं देता है? नहीं देता? कितना देर देता है? जब तक चलाता है तब तक। कहाँ तक चलता है? मतलब क्या है, चलता है कहाँ तक चला, हम चलाते हैं। जब तक यूज़ करते हैं तब तक बोलो न तो। जहाँ जब तक चलता है कहाँ तक जाएगा? हाथ गोड़ा है। सो कंबशन रिएक्शन का इन सब चीज़ों में हमारा आज के डेट में यूज़ है। समझे कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत? इसके फ्लेम कंबशन, इसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जानेंगे जब आगे के क्लासेस हमारे होंगे, उस समय आपको इसमें और डिटेल्स बताएंगे कंबशन। ये कंबशन अभी आपको केवल ऊपर से बता दिया गया है चैप्टर में। आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो कंबशन को थोड़ा सा और जो है वो हम लोग और डीपली थोड़ा सा जानेंगे कि कोई फ्लेम क्यों देता है, कोई फ्लेम क्यों नहीं देता है। हैं? किसी का फ्लेम देखिए, किसी का फ्लेम जो है वो पीला रंग का निकलता है, देखिए, और किसी का फ्लेम ब्लू कलर का निकलता है, किसी का लाल रंग का निकलता है। अंधेरिएगा तुम लोग, कभी नहीं देखिए जीवन में।
तुम लोग खाली जो है गोपी देखो, रसोड़े में के गया, यही सब खाली देखो। फिल्म नहीं देखी जीवन में, वो भी काला देखिए। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें ये क्यों होता है। एक सर्टन और डीप थोड़ा सा आइडिया रहेगा इसमें आगे के चैप्टर्स में। क्लियर है? चलिए इसको छाप लें, उसके बाद हार्मफुल वाले में चलते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ओके ग्रेट। कभी कभार आप लोग कभी देखें ऐसा कि आपके घर में एगो लोहा है, ठीक है, एगो लोहा हो और उस लोहा को काफ़ी समय तक अगर आप छोड़ दें, ठीक है, काफ़ी समय तक अगर छोड़ दें तो लोहा में क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। लोहा विल फेस वॉर, राइट? है नहीं? जंग लग जाएगा। खैर चलिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप समझ गए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी आप किसी मेटल को या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको आप एयर और मॉइस्चर, इन दोनों के कांटेक्ट में आप बहुत दिन तक, आप काफ़ी समय तक अगर आप छोड़ देते हैं, एयर और मॉइस्चर, अब ध्यान दें, एयर और मॉइस्चर, समझ गए? एयर और मॉइस्चर, इनके कांटेक्ट में आप काफ़ी दिन तक अगर छोड़ देते हैं तो होता यह है कि वो जो मेटल आपने लिया, जैसे लोहा जैसे एग्जांपल ले लोहा, आयरन, तो ये जो आयरन है, आयरन ऑक्सीडाइज होने लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक, एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में द आयरन विल स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ, इसमें ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और आयरन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो आयरन ऑक्साइड बना देगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा, होगा कि नहीं? और ये जब आयरन ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड जब बन जाएगा तो ये आयरन ऑक्साइड जो है, जैसे ये आयरन था, अब ये आयरन क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बोले तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगा, और क्या उसको नमी नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर में आराम से मिल जाएगा। तो उसके रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि दिस आयरन विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड, और ये जो आयरन ऑक्साइड है वो इसके ऊपर लग जाएगा ऐसे, और धीरे धीरे अंदर के सारे जो आपका बढ़िया वाला आयरन है उसको धीरे धीरे खाने लगेगा, बोले तो धीरे धीरे उसको ख़राब करने लगेगा, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? दिस स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज नोन एज कोरोजन, इसको हम कहते हैं कोरोजन, समझ आया? कोरोजन ऑफ मेटल्स आप बोल सकते हैं। कोरोजन कोई भी मेटल में हो सकता है, कोई भी मेटल, वाई? बिकॉज मेटल विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू इट्स मेटल ऑक्साइड। कोई भी कैसे होगा? गोल्ड में तो नहीं होगा, गोल्ड में तो नहीं होगा, नहीं होता गोल्ड में। अच्छी बात है। तो पूछ रही क्या आपने? सारा कोई भी मेटल, देखिए सारे मेटल ऑक्साइड्स हार्मफुल नहीं हैं, ठीक है, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स हार्मफुल नहीं हैं। अभी आप देखिएगा आयरन वाला जो केस है, आयरन में भी कोरोजन हो रहा है। आयरन, पर्टिकुलरली आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है, पर्टिकुलरली आयरन के केस में अगर कोरोजन हो रहा है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में आप बोले अभी कि जंग लग जाता है, समझे? तो आप कभी उसको जंग जो है वो कभी छुड़ाने की कोशिश की, वो सैंड पेपर से ऐसे रगड़ के अजीब पाउडर जैसा निकलेगा। और तो और आप एक मोटा सा लोहा ले लीजिए, वो उस समय का लोहा और जंग लगा हुआ लोहा, आई मीन कोरोड किया हुआ लोहा या रस्ट किया हुआ लोहा, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा, ठीक है। ओरिजिनल वाले से एक लोहा मार देंगे बस एकदम पूरा पीठ लेके बैठ जाओगे, समझे? लेकिन जंग लगा हुआ से अगर एकदम पूरा खोखला हो गया उससे मार देंगे तो लोहा जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, लोहा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका, अब वो धीरे धीरे उसकी क्षमता जो है वो कमज़ोर कर देता है। कौन?
रस्ट, वो दीमक की तरह उसको खा जाता है अंदर 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 ही, समझ गए? क्यों? क्योंकि आयरन स्टार्ट्स फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल, आयरन ऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल, अत्यंत ही हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। समझ में आया? तो आपको लग रहा होगा कि किसका ऑक्साइड फिर यूजफुल है? तो यूजफुल है आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इज़ वेरी मच यूजफुल। कैसे, हम अभी बात करेंगे, फिलहाल इसमें कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, आप नोट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आयरन के केस में अगर कोरोजन हो रहा है तो उस कोरोजन को हम कहेंगे रस्टिंग। क्लियर? समझ गए? तो इसका सिंपल पूछा जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरोजन? तो कोरोजन इज सिंपली अ स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स बाय इट्स मेटल ऑक्साइड which has been formed due to the presence of moisture and moisture और water अलग है, moisture and air। ठीक, क्लियर है? चीज़ें जो है वो ख़राब होने लगेंगी उस केस में। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लेंगे भाई, लिखिए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको मिटाते हैं। कोरोजन समझ में आया? इट इज़ द स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू इट्स मेटल ऑक्साइड्स। समझे? कोई दिक्कत? आयरन के केस में आप देखिएगा तो Fe+H2O, आपका एयर कैसे लिख देंगे? एयर कैसे नहीं होगा ना, तो ये बनेगा Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये जो चीज़ बनता है इसी को हम बोलते हैं रस्ट। एक्स का मतलब ये होता है कि H2O जो होता है उसका कोई डेफिनेट अमाउंट में ये नहीं है, इट कैन बी इन एनी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझे? इसका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होगा। Fe2O3.XH2O। क्लियर है? यही हमारा रस्ट का, ये आपको याद करना होगा, ये वाला इसका कोई उपाय नहीं है, आपको करना होगा। समझ गए? ओके, इसका जो है क्या सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स, जैसे ये देखो ये आयरन ऑक्साइड है ना, क्या सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स हार्मफुल है? तो जवाब है नहीं, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब होगा तो वो जो है वो हार्मफुल नहीं है। कैसे? ये करता क्या है फिर? ठीक है, तो जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम हुआ, ये एल्यूमिनियम को हमने एक्सपोज कर दिया एटमॉस्फेयर में इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड आई मीन मॉइस्चर एंड एयर, तो इसको रख दिए, तो ये भी जो है वो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना शुरू करेगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो इसके ऊपर में ऐसा परत बना देगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कोटिंग इसमें चढ़ा देगा, चढ़ जाएगा अपने आप, तो तुमको चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद ही चढ़ जाएगा। ये चढ़ जाएगा और एक बार एल्यूमिनियम के ऊपर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड चढ़ जाए, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्दर कोरोजन को प्रिवेंट कर देता है। मतलब कोरोजन अब बंद, बिकॉज कोरोजन किससे होगा? बढ़िया वाला मेटल से खराब करेगा ना, खराब वाला मेटल को ही खराब थोड़ी करेगा। समझो इसको, कोरोजन हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके ऊपर में कवर टाइप का चढ़ गया, अब अगर कुछ खराब करेगा तो बढ़िया वाला को खराब करेगा ना, जो कि अंदर घुस के करना होगा, जो कि अंदर अब जाना पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इट प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन। एल्यूमिनियम डज नॉट अलाउ द फर्दर कोरोजन टू टेक प्लेस। समझ आया कि नहीं? एल्यूमिनियम जो है वो अलाउ नहीं करता आगे जाने के लिए। इसीलिए आप देखिएगा कि एल्यूमिनियम आजकल जो है वो घर वर जो बनते हैं उसमें एल्यूमिनियम रॉड अगर कोई डालता है, जैसे छड़ वगैरह डालता है ना, एल्यूमिनियम रॉड अगर डालता है तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है, बट एक बार आप डालिएगा तो फिर आप जो है वो आराम से उसको छोड़िए तो एकदम तगड़ा टाइप से। अदरवाइज़ अभी छड़ वड़ जो डालते हैं वो लोहा का डालते हैं, आयरन का, ठीक है, स्टील का, ये सब डालते हैं। तो ये सब क्या होगा कि ये कोरोड कर जाता है एक समय के बाद। ठीक है, देखो बिल्डिंग टूट गया, धंस गया अपने आप, कैसे हुआ? बिकॉज उसमें छड़ जो है वो बढ़िया वाला नहीं डाला था, अब वो कमज़ोर हो चुका, वो जो है वो कमज़ोर हो गया। लेकिन वही उसी की जगह पे अगर एल्यूमिनियम का छड़ डालेगा तो एल्यूमिनियम में कोरोजन अगर होगा तो उसको और वो स्ट्रॉन्ग बना देगा, बिकॉज फर्दर अब कोरोड करने नहीं देगा। एक बार कोरोजन स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर एक बार कवर टाइप का चढ़ गया, उसके बाद कोरोजन वो नहीं होने देगा। एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल डू नॉट अलाउ द कोरोजन टू टेक प्लेस फर्दर इन द एल्यूमिनियम, क्योंकि उसमें वो कवर टाइप का चढ़ जाता है, उसके ऊपर ही वो डिपॉजिट हो जाता है। तो फिर उसका भी तो टाइम आएगा, वो भी डैमेज होगा। समय का फिर कोई ये नहीं है कि हाँ वो ख़राब हो ही जाएगा, बट जल्दी एल्यूमिनियम होता नहीं है, एल्यूमिनियम जल्दी नहीं होता है, ये आपको सदियों तक चलता ही रहेगा। थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट ये हाँ थोड़ा क्या अच्छा खासा महंगा पड़ेगा, समझ गए। तो उतने शक्ति है आपको तो ले लो एल्यूमिनियम का ये करवाइए। इसीलिए एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं करता है, इसी वजह से एल्यूमिनियम के फॉइल्स बनाए जाते हैं, समझे। एल्यूमिनियम के फॉइल्स बनाए जाते हैं, थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाए जाते हैं। और उन्हीं एल्यूमिनियम फॉइल्स में आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है वो टिफ़िन वगैरह लेकर जाते होंगे स्कूल में, ठीक है, समझे कि नहीं। हम लोग तो न्यूज़पेपर वाले हैं, हम लोग हमें न्यूज़पेपर में लपेट के दे देते, ऐसे करो जाओ, टिफ़िन नहीं रहा तो वही न्यूज़पेपर को प्लास्टिक में भर के बांध के दे देगी जो। अब वहाँ स्कूल में जो बेइज्जती टाइप का लग रहा है हमको, कैसे निकालेंगे प्लास्टिक के अंदर, फिर ये खाएंगे कैसे। टिफिन स्टैंडर्ड होता है ना स्कूल में, तुम लोग कहाँ जानोगे ये सब। उस समय जो थे वो कुछ बंदे थे जो एल्यूमिनियम फॉइल में वो लोग भुंजिया रोटी सब पैक करके लाता था, समझे। एल्यूमिनियम बहुत अच्छा जो है वो हीट प्रिवेंटर भी है, समझ गए। अगर कोई गर्म खाना एल्यूमिनियम में आप रखे हो, एल्यूमिनियम फॉइल में पैक किए हो, तो वो गर्म ही रहेगा, वो आगे जा कर के ठंडा नहीं होगा, समझ गए। अब ठंडा नहीं होगा वो अलग बात है, अच्छी बात ये है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं करता, और ऑक्सीडाइज करेगा भी तो समझो खाना जो है वो फॉइल के अंदर में ऐसे कुछ इस प्रकार से हमने डाल दिया है, कुछ ऐसे जो कवर कर लिए हैं खाने को। जैसे मान लो ये खाना है, ठीक है, खाने को जो है एल्यूमिनियम फॉइल में ऐसे करके बांध के पैक करके दे दिए हैं। अब अगर कोरोजन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो एल्यूमिनियम में होगा, और एल्यूमिनियम में एक बार ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बार बन गया तो वो उसी के ऊपर जो है वो कवर टाइप का चढ़ जाएगा। अब उसके बाद और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है कोरोजन होने नहीं देगा, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। इस तरीके से भी चीज़ों को वो बचा लेता है खाने को किससे बचाएगा? खराब होने से। खाना खराब नहीं होता है क्या? 3 घंटा में तो खराब होगा, 2-3 घंटा में खराब होगा। तो तुम्हारा मन है तो उसको एक दिन रख लो, ख़राब नहीं होगा उसमें, और गरम का गरम भी रहेगा। उसकी जो है वो हीट रेजिस्टिव कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप एक गरम कोयला एकदम गरम कोयला, जला हुआ कोयला हाथ से पकड़ लीजिएगा नहीं ना, लेकिन आप जो उसमें लपेट के ले जा सकते हो और वो पिघलेगा भी नहीं। एल्यूमिनियम फॉइल सोचो, इट इज़ सो रेजिस्टिव टू हीट। अभी आप कोई कपड़ा में मान लीजिए कपड़ा लेकर आए और उसमें जो है चूल्हा वूल्हा जलाए थे, सारा का सारा कोयला उसमें डाल दिया कपड़े में, कपड़ा तो जल जाएगा, सारा का सारा कोयला जो है नीचे चू जाएगा। लेकिन वही आप जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल में अगर डालते हो तो एल्यूमिनियम फॉइल में आप लेकर के कहीं कैरी कर सकते हो उसको, इतना हाई हीट रेजिस्टिव होता है वो, निकलने ही नहीं देगा और वो ख़राब भी नहीं होगा, उसको जो लेकर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, समझे कि नहीं? बुझ गए? एल्यूमिनियम का अगर देखोगे तो एल्यूमिनियम का भी ऐसा ही होता है, एल्यूमिनियम प्लस H2O विल गिव यू एल्यूमिनियम Al2O3.XH2O। ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, समझ गए, जो उसके ऊपर में चढ़ जाता है। लेकिन ये भाई साहब जो है वो थोड़े से आपके लिए यूज़फुल हो जाते हैं और ये जो है वो हार्मफुल हो जाता है, ये आपको नुकसान कर देगा, ठीक है, ज़िंदगी तबाह कर देगा, लेकिन ये आपको जो लगभग आपको स्टेटस आपका ठीक रखेगा, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? फाइन, ओके। काफ़ी बार ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में, तो अगर वो आपके खाने पीने की चीज़ में अगर ऐड हो जाता है, ठीक है, पेट में अगर ऐड हुआ है तब तो टनाटन ठीक है, लेकिन अगर बाहर में ही ऐड हो गया, समझ गए, बाहर में ही ऐड हो गया एंड यू अलाउड इट टू ग्रो फर्दर, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका खाना जो है वो ख़राब हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? योर फूड विल स्टार्ट बिकमिंग स्टेल, बासी तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ जो एकदम ख़राब होने लगेगा, समझे? इस स्थिति को हम कहते हैं रैंसिडिटी, समझ गए? ये दूसरा हार्मफुल इफेक्ट है जो कॉलम में उस साइड बनाए थे वो वाला, ये कोरोजन, और ये दूसरा रैंसिडिटी।
रैंसिडिटी में क्या होगा कि खाना जो है आपका ऑक्सीडेशन के कारण ख़राब होने लगेगा, आप इसका फॉल स्मेल आएगा, बोले तो बहुत बुरा महकेगा खाना जो है वो ख़राब महकेगा। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत? अच्छा, रैंसिडिटी से पहले अब बता दें, मान लीजिए मुझे कोरोजन से बचना है, कोरोजन से मुझे बचना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे कि हमको कोरोजन से बचना है, तो कैसे बचाएंगे? आयरन में जिंक कोट कर दीजिए, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। समझ गए? क्योंकि उसको जो है रिएक्टिविटी उसकी जो है वो बहुत कम होती है, रिएक्टिव नहीं है ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा तो जल्दी जो है वो रिएक्ट कर जाएगा और फालतू का वो जो तुरंत हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए, उसमें जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा लीजिए, आप ये करवा सकते हो। सारे पॉइंट आ रहे हैं, तुमको खुद ही लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करवा सकते हैं। अगर आपने कोई लोहा ले लिया तो लोहा में आप क्या करिए कि तेल वेल जो है उसको लगा दीजिए, या फिर ग्रीस लगा दीजिए, ग्रीस व्रीस लगा दो, तब भी जो है वो ग्रीस लगाने से क्या होगा कि आपका जो है वो देखो कहीं से भी तुम ये समझो, अगर ये लोहा है ठीक है, तो आप इसको वैक्यूम में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कोरोजन करने के दो ही मुख्य कारण हैं, हवा पानी, हवा पानी, हवा पानी। ठीक, तो आप ना ही, चलो ठीक है, पानी का सप्लाई कुछ देर के लिए रोक दोगे, लेकिन हवा इसको कहाँ से रोकोगे? समझ रहे हो? या यूँ कहिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप दीज टू सर्विसेज, या आप रोक नहीं पाइएगा, आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या करिएगा कि आपके पास लोहा है, ठीक है, लोहा को आप वैक्यूम में रख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस लोहे के ऊपर में पेंट वेंट लगा देंगे, पेंट लगा देंगे, पेंटिंग कर लेंगे। तो पेंट करने से क्या होगा कि पेंट का परत इसके ऊपर चढ़ जाएगा कवर जैसा। अब हवा पानी दोनों है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट जो है लोहा के साथ वो टूट गया, क्योंकि अब जब कांटेक्ट होगा वो तो पेंट के ऊपर वाला पेंट पे ना कांटेक्ट करेगा, और इस तरीके से जो पेंट जो है वो कोरोड नहीं करता है, आपका लोहा जो है वो लंबे समय तक चलेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि लोहा का गेट वेट आदमी बनाता है, सबसे पहले जो है खाना पीना छोड़ के पहले उसमें पेंटिंग कर लेता है, कि बरसात उरसात होगा, फालतू का पानी होने पर जाएगा, जंग लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसमें पेंटिंग करता है। समझ गए? आपको मन है तो आप ग्रीसिंग कर लीजिए, बट बात है कि ग्रीस कर लेने से पूरा तेल तेल रहेगा, फिर हम बार बार छुएंगे, बार बार हाथ ख़राब होता है। समझे? तो ये कर सकते हैं हम लोग। कोई ऐसा जगह रख सकते हो जहाँ पे आप वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो नहीं है, तो वो कर लीजिए आप, वो हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादातर। ठीक है, एक दिन 2 दिन रख लिया, हमेशा के लिए थोड़ी रख पाओगे, बुझ गए? कभी न कभी उसको पानी मिलेगा, एक बार थोड़ा सा तो चाहिए, बस उसके बाद निकल लेगा अपना वो। समझ गए? सो प्रिवेंशन मेथड जो है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक, प्रिवेंशन मेथड्स। ओके, दूसरी चीज़ जो हम लोग स्टार्ट किए दैट इज़ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी इज़ द स्पॉइलिंग ऑफ द फूड। फूड को जो है वो ख़राब करने की प्रक्रिया को ही रैंसिडिटी बोलते हैं, ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के कारण ख़राब हुआ तो रैंसिडिटी है। समझ गए? ये नहीं कि हम डेक्ची में ख़राब कर लिया, खाना बनाए घर ही बोलेंगे रैंसिडिटी हो गया, नहीं, वो नहीं, वो तुम्हारा लूर लक्षण से ख़राब हुआ, फिर वो खाना जो कोई खा नहीं रहा। समझ गए? रैंसिडिटी तब होगा जब वो अपने आप खराब हुआ है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण अगर खाना खराब हुआ है तो हम उसको रैंसिडिटी बोलेंगे। क्लियर है? समझ आया? कैसे पता चलेगा खाना खराब हो गया? टेस्ट खराब हो जाएगा, स्मेल खराब हो जाएगा, कलर थोड़ा सा उसमें जो टेक्सचर आपको अलग लगने लगेंगे। समझ गए? क्लियर है? रैंसिडिटी छोटा सा टॉपिक है बस, रैंसिडिटी। क्लियर? इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? हाउ विल वी प्रिवेंट रैंसिडिटी को? प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन मेथड। प्रिवेंशन मेथड इसके मतलब कैसे हम रोक सकते हैं ऑक्सीडाइज होने से। तो आप इसको जो है, पहली बात तो ये है कि आप खाने को जो है वो सिल्वर फॉइलिंग या फिर जो एल्युमिनियम फॉइल है उसमें रखिए, काफ़ी समय तक चलेगा। सुनते जाओ, ये सब खुद ही लिखना, हम लिखने में बता रहे हैं, टाइम रहता तो हम लिख देते। तो आप ये कर सकते हो, सिल्वर फॉइलिंग या फिर एल्युमिनियम फॉइलिंग करवा लीजिए, वो कर लीजिए। दूसरी बात, आप खाने को फ्रिज में रखिए, है ना, टेम्परेचर लो करके रखिए। टेम्परेचर लो करके रखोगे तो रिएक्शन कम होगा। समझ गए? इनफैक्ट ना के बराबर होगा, काफ़ी दिन तक आप उसको रेफ्रिजरेटर पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? तो ये हो गया। और कुछ हाउस होल्ड मेथड्स होते हैं, जैसे हाउस होल्ड मेथड जिसको घरेलू नुस्खे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खाना है तो उसमें आप जो है बहुत सारा तेल डाल दीजिए, तेल डाल देने से भी हो जाता है। जैसे अचार में देखती है 2 किलो अचार आम नहीं रहता, 5 किलो उसमें तेल डाल देती है मम्मी। काहे? ताकि तेल डाल देने से बाहर का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा अचार का, और फिर वो लंबे समय तक चलेगा। समझ गए? दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि आप खाने को जो है वो एकदम पूरा ड्राई कर दो, मॉइस्चर कंटेंट एकदम फूंक के बाहर निकाल लो, चूस के। ठीक है? ड्राई कैसे कर लोगे? जैसे उसको आप जो है वो सन ड्राई कर लीजिए, ठीक है, धूप में रख दीजिए। जैसे आम अचार बनाने से पहले उसमें भर के एकदम पूरा धूप में रख दिया जाता है ताकि वो सूख जाए।
उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए, तब जा करके वो जो ख़राब नहीं होगा जल्दी। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? और भी ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आप प्रिजर्वेटिव्स डाल दीजिए। फूड प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, आप उसको डाल दीजिए, उससे भी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। समझ गए कि नहीं? और तरीके हैं जैसे कैनिंग, कोई खाना ऐसा है जो कैन में रख सकते हो, कैनिंग कर दो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, आप वो कर लीजिए। ठीक है, प्रॉपर पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग जिसको बोलते हैं, वैक्यूम करके पैक कर दीजिए, तब भी हो जाएगा। समझ गए? या फिर आप जो है वो खाना डाल दीजिए और फिर कुछ प्रिजर्वेटिव गैसेस वगैरह डाल दीजिए, जैसे नाइट्रोजन गैस डाला होता है आपका कुरकुरे और लेज उसमें, उससे जो है फूड काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। नाइट्रोजन डज नॉट अलाउ द ऑक्सीजन टू गेट इन टू रिएक्ट विद द फूड। तो ये हो गया। आजकल जो है वो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स माने कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑक्सीजन को अपोज करें, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो वो डाले जाते हैं फूड पैकेजेस में, उस तरीके से भी जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो चीज़ें क्लियर, आई मीन ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खाना ख़राब नहीं होता है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम खाने को बचा सकते हैं? आपके मालूम कुछ? इतने मुझे मालूम थे। और क्या कर सकते हैं हम लोग? तुम लोग केवल जो है बोरसी भर भर के खाओ, गोची। चलिए इतना जो है वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? समझ गए? ओके, एंड विद दिस आवर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। समझ गए? अगले दिन जब आप आएंगे तो फिर हम लोग जो है वो एनसीईआरटी बुक आप लेकर आइएगा, एनसीईआरटी बुक लाइएगा तो हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? ओके।